लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर प्रश्न पत्र शांति शिक्षा एवं सतत विकास। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 14 पर्यावरण एवं सतत विकास, जिसमें हमने पढ़ा था सतत विकास का अर्थ, सतत विकास की आवश्यकता एवं सतत विकास के उपाय। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण एवं सतत विकास के आयाम। पर्यावरण एवं सतत विकास के आयाम के अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, जैव विविधता व संरक्षण, प्रदूषण की रोकथाम आदि शामिल है। सतत विकास यह पहचान कराता है कि प्रकृति में जो भी साधन है वह सीमित है, उनका हमें बुद्धिमत्तापूर्ण रूप से उपयोग करना चाहिए। अर्थात जो भी अपशिष्ट निकलते हैं उन्हें हमें फेंकना नहीं चाहिए, उनका हमें पुनर्चक्रण करना चाहिए। सतत विकास से हमें यह ज्ञात होता है, सतत विकास हमें बताता है कि प्रकृति में जो भी संसाधन हैं उनको यदि हम लगातार दोहन करते रहेंगे तो वह जल्द ही नष्ट हो जाएंगे और हमारी भावी पीढ़ी के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा करना कठिन हो जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि हम प्रकृति के साथ संतुलन बना के रखें और हम जितनी ऊर्जा का प्रयोग करें उसके वृद्धि या पुनर्चक्रण के लिए अधिक से अधिक प्रयोग करते रहें। अर्थात यदि हम वृक्षों का उपयोग कर रहे हैं तो अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। यदि हम खेती की जमीन का प्रयोग कर रहे हैं तो हम जो भी बंजर जमीन है उसमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर फिर से प्रकृति में संतुलन स्थापित करें। भारतीय मनीषियों का मानना है कि प्रकृति के में मुख्यतः 5 तत्व हैं: भूमि, जल, वायु, वनस्पति और जीव जंतु। यदि इनमें से किसी एक तत्व को भी, कोई भी एक भी तत्व यदि प्रभावित होता है तो पूरा प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा और प्रकृति के संतुलन बिगड़ने से ही पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए सतत विकास के लिए हमें सतत विकास को आगे बढ़ाना है हमें और प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करना है। अब हम देखेंगे पर्यावरण के कार्य। पर्यावरण के मुख्यतः यहाँ पर 4 कार्यों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1 है पर्यावरण अर्थव्यवस्था को पुनरुत्पादित एवं गैर पुनरुत्पादित संसाधन प्रदान करता है। अर्थात पर्यावरण से हमें 2 प्रकार के साधन प्राप्त होते हैं, पुनरुत्पादित और गैर पुनरुत्पादित। पुनरुत्पादित मतलब जिनका हम दोबारा उत्पादन कर सकते हैं। गैर पुनरुत्पादित मतलब कि ऐसे संसाधन जो एक बार में ही पूरी तरह से उपभोग करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद है नंबर 2, पर्यावरण कचरे को आत्मसात करता है। जो भी वातावरण में कचरा है पर्यावरण से आत्मसात करता है। इसके बाद है नंबर 3, यह आनुवांशिक एवं जैव विविधता प्रदान करके जीवन को धारण करता है। यह केवल तभी संभव है जब पर्यावरण को धारण करने की क्षमता बनी रहे। यदि पर्यावरण को हम के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो वह आनुवांशिक एवं जैव विविधता प्रदान करता है और यदि हम उसे प्रभावित करेंगे तो उसकी क्षमता अपने आप समाप्त हो जाएगी। लास्ट पॉइंट है, यह प्राकृतिक दृश्य के रूप में सौंदर्यपरक सेवाओं का निर्माण करता है, क्योंकि प्रकृति सौंदर्यात्मक है ही और यदि हम उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो वह अपने आप सौंदर्य का प्रदर्शन करती है, सौंदर्य सेवाओं का निर्माण करती है। अब हम देखेंगे पर्यावरण अवक्रमण। सबसे पहले जान लेंगे पर्यावरण अवक्रमण क्या होता है। पर्यावरणीय अवक्रमण से आशय उत्पादन और उपभोग के प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता में कमी से है। जैसे कहने का मतलब यह है, जो प्रकृति में उत्पादन और उपभोग की प्राकृतिक संसाधन है उनको जब हम धीरे धीरे नष्ट प्राय करते जाते हैं तो उसकी गुणवत्ता में कमी आती है। उसी को हम कहते हैं पर्यावरण अवक्रमण। इसके अंतर्गत जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि आते हैं। अब हम देखेंगे संसाधनों का अवक्रमण। संसाधनों का अवक्रमण मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 है वनों का अवक्रमण अथवा वनों की कटाई। दूसरा है भूमि का अवक्रमण
आज मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वनों का अवक्रमण कर रहा है, अर्थात वनों की कटाई करता जा रहा है, जिससे जो वनों का क्षेत्रफल है वो लगभग 33% होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में वह घटता ही चला जा रहा है। आज हमारे देश में वनों का जो क्षेत्रफल है वह 20 से भी कम हो गया है। इसके कारण है औद्योगिकरण, सड़कों का निर्माण और घरेलू लकड़ी का अधिक से अधिक उपयोग। इसकी वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की कमी होती है, वातावरण में संतुलन का अभाव होता है और कहीं ना कहीं वातावरणीय प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद है भूमि का अवक्रमण। आज मनुष्य अपनी बढ़ती आवश्यकताओं के कारण भूमि का अधिक से अधिक उपयोग कर रहा है, अर्थात अधिक से अधिक रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हुए वह उससे फसल उत्पादित कर रहा है, जिससे भूमि का क्षरण हो रहा है एवं भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वह धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। इस प्रकार से हम भूमि को बंजर बना रहे हैं और उसका अवक्रमण कर रहे हैं। अब हम देखेंगे पर्यावरण अवक्रमण के कारण वह कौन कौन से कारण हैं जो पर्यावरण अवक्रमण के लिए उत्तरदायी है। तो पहला है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोधन। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोधन करते हैं या अत्यधिक शोषण करते हैं तो पर्यावरण अवक्रमण होता है। नंबर 2 है जनसंख्या में लगातार हो रही वृद्धि। आप सभी जानते हैं कि जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि की वजह से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगातार जो खेती का रकबा है बढ़ता जा रहा है। ज्यादा जनसंख्या की वजह से नगरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारी प्रकृति प्रभावित हो रही है। इसके बाद है शहरीकरण। शहरीकरण भी पर्यावरण अवक्रमण के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि शहरीकरण की वजह से शहरों के विकास होने की वजह से कंक्रीट के जंगलों में वृद्धि की वजह से आज जो वास्तविक जंगल हैं वह नष्ट प्राय होते जा रहे हैं। इसके बाद पुनः प्रयोग होने वाले संसाधनों का कुप्रबंध। पुनः प्रयोग होने वाले ऐसे साधन जिनका हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं उनको हम प्रायः फेंक देते हैं, जो भी अपशिष्ट होते हैं उनको दोबारा प्रयोग में नहीं लाते हैं। प्रबंध की मतलब ऐसा कोई प्रबंध ही नहीं है जिसके माध्यम से हम रिसाइकलिंग कर सकें, इसलिए पर्यावरण अवक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसके बाद है वन संसाधनों एवं भूजल का अत्यधिक दोहन एवं भूक्षरण। वन संसाधनों का हम अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, साथ ही भूजल का अत्यधिक दोहन आज किया जा रहा है। चाहे जो औद्योगिक इकाइयां हो, चाहे घरेलू जल का प्रयोग हो, हम भूमिगत जल का अत्यधिक प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण का अवक्रमण हो रहा है। इसके बाद वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं इत्यादि। हमारे देश में या विभिन्न देशों में आज वाहनों का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। उद्योग धंधों से निकलने वाला धुआं हमारे वातावरण को प्रभावित कर रहा है। इसके बाद है कृषि आधारित औद्योगिकरण। आज कृषि के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के औद्योगिकरण स्थापित हो रहे हैं। हम अधिक से अधिक यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं से हमारे पर्यावरण अवक्रमण के लिए उत्तरदायी है। इसके बाद वनों की कटाई में वृद्धि। मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए वनों की कटाई में लगातार वृद्धि कर रहा है। धीरे धीरे वन समाप्त होते जा रहे हैं, जो पर्यावरण अवक्रमण के लिए उत्तरदायी है। इसके बाद है नदियों, नालों एवं जल के अन्य स्रोतों में औद्योगिक कचरों का डालना। आज हमारी जो भी नदियां हैं उन नदियों में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे को सीधा सीवर टैंक से गिरा दिया जाता है, सीधा उसमें पाइपलाइन बिछा दी जाती है, जिससे आज नदियां नाले के रूप में परिवर्तित हो गई हैं, जो पर्यावरण अवक्रमण के लिए उत्तरदायी है। यह एक मुख्य कारण है। इसके बाद है कृषि में अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग। व्यक्ति अत्यधिक उत्पादन के लिए कृषि में अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग कर रहा है, जिससे हमारी भूमि बंजर होती जा रही है। इसके बाद है विलासितापूर्ण उपभोग शैली का दबाव। आज मनुष्य विलासितापूर्ण जीवन शैली अपना रहा है, अर्थात वह घरों में एसी, कार में एसी, रेफ्रिजरेटर, शीत
मतलब ऐसे यंत्रों का वह अधिक से अधिक उपयोग कर रहा है जो विलासितापूर्ण है, जिससे हमारा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। इसके बाद है जैव विविधता की हानि। हमारे पर्यावरण में जैव विविधता पर्यावरण को संतुलित बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है, किंतु वर्तमान परिस्थितियों में जैव विविधता को धीरे धीरे हानि पहुंच रही है, जो पर्यावरण अवक्रमण का मुख्य कारण है। अब हम देखेंगे संपोषणी या सतत विकास के लिए भूमंडलीय प्रयास। ऐसे कौन कौन से प्रयास किए गए हैं जिनकी वजह से हम सतत विकास को बढ़ावा दे सकते हैं या बढ़ावा दे रहे हैं। तो पहला है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 जो स्वीडन में किया हुआ था। इसके बाद है नंबर 2 पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरो ब्राजील में ये हुआ था। इसके बाद है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ये क्योटो जापान में हुआ। इसके बाद है नंबर 4 जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद नंबर 5 मॉन्ट्रियल सम्मेलन 2005 कनाडा में। इसके बाद बाली सम्मेलन 2007 इंडोनेशिया में। नंबर 7 पे है कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 डेनमार्क। इसके बाद है नंबर 8 कानकुन सम्मेलन 2010 मैक्सिको। इसके बाद दर्बन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2011 दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद रियो +20 सम्मेलन 2012। यह ऐसे कार्यक्रम है या ऐसे भूमंडलीय प्रयास हैं जिनके माध्यम से वातावरण के साथ या पर्यावरण के साथ संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह विभिन्न देशों द्वारा निर्धारित वह नियम या वह सोच है जिसके माध्यम से भविष्य की चिंता करते हुए जब हम विभिन्न देश इकट्ठा होकर पर्यावरण को संतुलित बनाने के लिए या सतत विकास के लिए जो भी रणनीति तय करते हैं वह इसके अंतर्गत आती है। समय समय पर विश्व स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं या विभिन्न प्रकार के सम्मेलन किए जाते हैं, जिसमें जो वास्तविक समस्याएं हैं, जो वर्तमान में जो कठिनाइयां सामने आ रही हैं, उनको देखते हुए उनके समाधान के उपाय खोजे जाते हैं। अब हम देखेंगे भारत में पर्यावरण संरक्षण के उपाय। हमारे देश भारत में पर्यावरण संरक्षण के अनेक उपाय किए गए हैं। मुख्यतः यदि हम भारत में पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो वह है वनिकी, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, पर्यावरण संरक्षण नीति और पर्यावरण और उसका विकास। इन 4 मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे उपाय किए जा रहे हैं जिनके माध्यम से हम पर्यावरण के साथ संतुलन स्थापित करने या पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। पहला है नंबर 1 देश में पर्यावरण संबंधी अनेक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया है। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों बनाने के लिए उनको प्रोत्साहन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय गठन किया गया है जो इसकी देखरेख करता है। इसके बाद है पर्यावरण की समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय संरक्षण नीति, राष्ट्रीय वन नीति बनाई है। राष्ट्रीय संरक्षण नीति और राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत वनों को संरक्षण, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क आदि या विभिन्न प्रकार के संरक्षणों का उल्लेख किया गया है, उसके लिए नीतियां बनाई गई। इसके बाद है देश में जल एवं वायु प्रदूषण रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है। हमारे देश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है जो जल और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्धारण करते हैं, उनके लिए योजनाएं बनाते हैं और उनका क्रियान्वयन करते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर्यावरण के अनुकूल उपभोक्ता वस्तुओं पर इको मार्क लेवल की व्यवस्था की गई है। उन वस्तुओं पर इको मार्क लेवल की व्यवस्था की गई जो पर्यावरण के अनुकूल हैं। ऐसे में हम लोगों को सचेत करते हैं कि हमें वही एक्टिविटी, वही क्रियाकलाप करने चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हैं। इसके बाद है नंबर 5 1992 में राष्ट्रीय वृक्षारोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। यह वृक्षारोपण, पारिस्थितिकी संतुलन एवं पारिस्थितिकी विकास को प्रोत्साहन देता है। इसके साथ ही समय समय पर भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है
कि पर्यावरण संतुलन किस लिए कितना आवश्यक है और मनुष्य को पर्यावरण के साथ संतुलन स्थापित करना चाहिए, अपने पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए और अधिक से अधिक हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। ये विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम सदैव चलते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।